नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास रचना पर बात करने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प चयन है, मैं कहूँगी। हम सब दिनकर को उनकी ओजस्वी कविताओं के लिए जानते हैं। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र। बिल्कुल, उर्वशी, जहाँ वो एक राष्ट्र कवि की बुलंद आवाज में बात करते हैं। लेकिन ये डायरी हमें उस भव्यता के पर्दे के पीछे ले जाती है, जहाँ हम एक ऐसे दिनकर से मिलते हैं जो बेचैन है, जो मतलब आत्मविश्लेषण कर रहे हैं। और जो अपने समय के सच से सीधी टक्कर ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये कोई कहानी या उपन्यास नहीं है। इसे किसी पारंपरिक साहित्यिक विधा में बांधना तो लगभग नामुमकिन है। ये तो कवि के अपने जीवन के अनुभवों, उनके सामाजिक चिंतन और राष्ट्रीय भावनाओं का एक सजीव दस्तावेज है। सजीव दस्तावेज, ये शब्द यहाँ एकदम सटीक है ना? बिल्कुल। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम समय में पीछे चले गए हैं और दिनकर के साथ बैठकर उनकी बातें सुन रहे हैं। ये इतिहास भी है, साहित्य भी, और एक महान व्यक्तित्व का बहुत ही निजी, बहुत ही ईमानदार प्रतिबिंब भी। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये डायरी महज एक साहित्यिक कृति क्यों नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिनकर के उस ओजस्वी व्यक्तित्व और उनकी गहरी सोच को कैसे परत दर परत हमारे सामने रखती है, जिसे उनकी कविताएं शायद पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाती। हाँ, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। अच्छा। तो सबसे पहली बात जो इस रचना को खास बनाती है वो इसका स्वरूप ही है। इसका फॉर्मेट। हाँ, इसका फॉर्मेट। इसमें दिनकर अपने मन के विचारों को सीधे सीधे बिना किसी फिल्टर के रखते हैं। ऐसा लगता है मानो ये पाठक और कवि के बीच एक सीधा निजी संवाद है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और इसका सबसे अनूठा पहलू है। देखिए, आमतौर पर जब हम किसी लेखक को पढ़ते हैं तो हम उनके बनाए किरदारों, उनकी गढ़ी हुई दुनिया के जरिए, उनकी दुनिया के जरिए उनसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कोई किरदार नहीं, कोई कहानी का पर्दा नहीं। यहाँ सीधे दिनकर हैं और उनके बेबाक विचार। वे स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या सोचते हैं, समाज में जो ऊंच नीच है उस पर उनकी क्या राय है, राजनीति, संस्कृति, सब कुछ साफ साफ हमारे सामने रख दिया गया है। लेकिन क्या ये सीधापन हर पाठक के लिए आसान है? दिनकर के विचार काफी मजबूत और कभी-कभी बहुत तीखे भी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये असहज कर सकता है और शायद यही इसका उद्देश्य भी है। अच्छा। देखिए, जब आप एक किरदार के माध्यम से कोई विचार पढ़ते हैं तो आप उससे एक सुरक्षित दूरी बना सकते हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये तो कहानी के पात्र का विचार है, लेखक का नहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ वो गुंजाइश ही नहीं है। ये सीधा संवाद पाठक को एक अलग तरह की जिम्मेदारी देता है। मतलब ये हमें उन विचारों से सीधे टकराने पर मजबूर करता है। हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एकदम। आपको या तो उनसे सहमत होना पड़ता है या असहमत, या फिर उन पर गहराई से सोचना पड़ता है। ये हमें दिनकर के व्यक्तित्व और उनके दृष्टिकोण से सीधे जुड़ने का मौका देता है। ये पाठक को सिर्फ एक दर्शक नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक वैचारिक भागीदार बना देता है। मतलब आप उनके तर्कों से जूझते हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं, उनके गुस्से को समझते हैं। जैसे एक जगह वो लिखते हैं, सत्य कहने का साहस भी उसी में होता है जिसमें दंड सहने की शक्ति हो। वाह! ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक चुनौती है जो वो खुद को भी दे रहे हैं और अपने पाठक को भी। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। तो ये डायरी सिर्फ उनके विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि पाठक को भी विचार करने के लिए उकसाने का एक माध्यम है। बिल्कुल, ये एक आईना है जो वो समाज के सामने रखते हैं, लेकिन उस आईने में झांकने वाले को अपना चेहरा भी देखना पड़ता है। यही इसकी सबसे बड़ी साहित्यिक और वैचारिक उपलब्धि है। और उनके विचारों की बात करें तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है जो उनके कवि धर्म की परिभाषा से जुड़ा है। उनका मानना था कि कवि का काम सिर्फ सुंदरता का वर्णन करना या चांद तारों की बातें करना नहीं है। ये उनके चिंतन का केंद्रीय बिंदु है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि उनकी कविताओं में, जैसे रश्मि रथी या उर्वशी में, हमें एक ओज और एक महाकाव्य वाली भव्यता दिखती है। सौंदर्य और वीर रस का संगम, अद्भुत संगम है। लेकिन डायरी में वही ओज एक निजी, लगभग कच्ची और ज्यादा बेचैन आवाज में सामने आता है। वे मानते थे कि कवि सिर्फ एक कलाकार नहीं होता, वो समाज का प्रहरी भी होता है। एक जिम्मेदारी भी है उसकी, बहुत बड़ी। उसका एक बड़ा कर्तव्य समाज को सही दिशा दिखाना है।
उसकी कलम में सिर्फ स्याही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का वजन भी होना चाहिए। और ये बात उनकी डायरी में बहुत जोरदार तरीके से उभर कर आती है। वे समाज में जो कुछ भी गलत देख रहे हैं, अन्याय, शोषण और खासकर कायरता पर तो वे खुलकर लिखते हैं। हाँ, उसमें बहुत तीखा प्रहार करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनका ये प्रहार किसी व्यक्तिगत खुंठा या निराशा से नहीं आता। ये एक गहरी पीड़ा और चिंता से उपजा है। वे देखते हैं कि समाज में अन्याय हो रहा है, कुछ लोग दूसरों का शोषण कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दुख उन्हें इस बात का होता है कि बहुत से लोग ये सब चुपचाप सह रहे हैं, कायरता दिखा रहे हैं। और इसी संदर्भ में उनकी वो पंक्ति अमर हो गई है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। वाह, ये सिर्फ अन्याय करने वालों पर नहीं बल्कि चुप रहने वालों पर भी सीधा हमला है। ये तो आज के समय में भी उतनी प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो उनकी कलम एक तरह से सोए हुए समाज को जगाने का काम करती है। हाँ, और जगाने से उनका मतलब सिर्फ राजनीतिक चेतना नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी झकझोरना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग सवाल पूछें, अपनी स्थिति पर विचार करें और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। तो उनके लिए लेखन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, वो एक हथियार था, समाज को बदलने का एक औजार। लेकिन वे सिर्फ आलोचना करके नहीं रुक जाते। इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो साहस, परिश्रम और आत्मसम्मान जैसी चीजों का पुरजोर समर्थन करते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ नकारात्मकता को उजागर करना नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक दिशा देने की कोशिश भी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर वे सिर्फ समस्याओं की बात करते तो वे एक आलोचक बनकर रह जाते, लेकिन वे समाधान की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज तब बदलेगा जब व्यक्ति बदलेगा। हाँ, जब व्यक्ति बदलेगा, जब व्यक्ति के अंदर साहस आएगा, जब वो मेहनत करने को तैयार होगा, और सबसे जरूरी, जब उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागेगी। तो वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या गलत है, वो ये भी बताते हैं कि सही क्या है और उस सही तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसीलिए उनकी डायरी सिर्फ एक आलोचनात्मक दस्तावेज नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका भी बन जाती है। उनकी ये बातें पढ़कर लगता है कि समाज की आलोचना के पीछे एक बहुत गहरी पीड़ा छिपी थी, अपने देश को लेकर, भारत को लेकर। क्या ये सही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनकी डायरी में राष्ट्र प्रेम की भावना एक धड़कते हुए दिल की तरह है, जो हर पन्ने पर महसूस होती है। लेकिन ये कोई किताबी या औपचारिक राष्ट्र प्रेम नहीं है। नहीं, ये एक भावनात्मक पीड़ा थी। वे भारत की परतंत्रता, उसकी गरीबी और समाज में फैली कुरीतियों को देखकर अंदर से जलते थे। और इसी पीड़ा की वजह से वो एक जागरूक नागरिक बनने का आह्वान करते हैं। वे चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। हाँ, उनके लिए राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ झंडा लहराना या नारे लगाना नहीं था। उनके लिए राष्ट्र प्रेम का मतलब था राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूरा करना। अच्छा। जब वे राज्यसभा के सदस्य थे, तब भी उनकी डायरी में इस बात का जिक्र है कि वे राजनीतिक दांव पैंच से कितने असहज थे। वो लिखते हैं कि दिल्ली में मन नहीं लगता, यहाँ की हवा में ईमानदारी की कमी है। ये दिखाता है कि उनका कवि मन हमेशा उनके राजनेता रूप पर हावी रहा। हमेशा वे देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था की खामियां उन्हें कचोटती थीं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि वो राष्ट्रीय चेतना और व्यक्तिगत सुधार को एक साथ देखते थे। आमतौर पर हम इन दोनों को अलग अलग रखते हैं। और यहीं पर दिनकर एक कवि से ऊपर उठकर एक दार्शनिक की भूमिका में आ जाते हैं। वे मनुष्य को अपने भीतर झांकने और आत्मचिंतन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया में जो भी समस्याएं हों, चाहे वो अन्याय हो, शोषण हो या गुलामी हो, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं मनुष्य के भीतर की कमजोरियों में छिपी हैं। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उनके लिए राष्ट्रीय चेतना और व्यक्तिगत आत्मसुधार एक ही सिक्के के दो पहलू थे? बिल्कुल। वे ये मानते थे कि एक कमजोर, कायर और आत्मसम्मान रहित व्यक्ति एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। मतलब अगर हमें एक महान राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें महान नागरिक बनना होगा, और महान नागरिक बनने की प्रक्रिया आत्मचिंतन से शुरू होती है, अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने से। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि देश की सेवा और खुद का सुधार, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक को छोड़ के दूसरा नहीं कर सकते। एकदम। वे कहते थे कि अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले खुद को उस प्रेम के लायक बनाइए। अपने अंदर साहस, परिश्रम और आत्मसम्मान जैसे गुणों का विकास कीजिए। और जब हर नागरिक ये करेगा, जब हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएगा, अपने नैतिक बल को मजबूत करेगा, तो राष्ट्र अपने आप शक्तिशाली और समृद्ध हो जाएगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली विचार है, जो आज भी उतना ही, शायद आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। तो इन सब बातों के बाद
ये डायरी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये सिर्फ एक कवि के निजी विचार हैं या इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है? निष्कर्ष यही है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि दिनकर के विचारों, उनकी संघर्षशील चेतना और उनके शक्तिशाली ओजस्वी व्यक्तित्व का एक जीता जागता प्रतिबिंब है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम सिर्फ दिनकर को ही नहीं बल्कि उनके समय के पूरे भारत की आत्मा को, उसकी बेचैनियों और उसकी आकांक्षाओं को देख सकते हैं। और जैसा कि हमारी चर्चा में पहले भी बात हुई, इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली उद्देश्य पाठकों को सिर्फ कुछ तथ्यों से अवगत कराना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है उन्हें प्रेरित करना, उन्हें सोचने के लिए उकसाना, अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक नई दृष्टि देना और सबसे बढ़कर समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने के लिए जगाना। तो ये एक सक्रिय रचना है जो पाठक से कुछ करने की मांग करती है। ये सिर्फ पढ़ने और शेल्फ पर रख देने वाली चीज नहीं है। एकदम सही कहा। ये एक संवाद है जो किताब बंद करने के बाद भी आपके जहन में चलता रहता है। ये आपको बेचैन करती है, आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जैसे दिनकर की चिंता थी कि आज़ादी के बाद हम कहीं अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भूलकर पश्चिम की नकल न करने लगें, या फिर उनकी ये पीड़ा की राजनीति में चरित्र का पतन हो रहा है। ये सवाल तो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। बिल्कुल। और शायद यही एक महान रचना की सबसे बड़ी पहचान है कि वो आपको बदल दे, आपको पहले से बेहतर और ज्यादा जागरूक इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। दिनकर की डायरी ठीक यही काम करती है। ये रचना हमें दिनकर के मन की दुनिया की एक अनूठी झलक देती है, जहाँ एक कवि अपनी कलम को सिर्फ कला के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए एक हथियार मानता है। एक ऐसे लेखक का पोर्ट्रेट है जिसके लिए शब्द कर्म और राष्ट्र कर्म में कोई अंतर नहीं था। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज के समय में क्या एक कलाकार या लेखक की भूमिका केवल मनोरंजन या सौंदर्य का निर्माण करना है, या फिर जैसा दिनकर मानते थे, समाज को दिशा दिखाने और उसकी